हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल के सोनी स्टडी पॉइंट पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 की पुस्तक मल्हार से पाठ 11 चेतक की वीरता। चेतक यहाँ पर महाराणा प्रताप जी के घोड़े का नाम है, जिसकी वीरता का वर्णन इस कविता में किया गया है। यह कविता श्री श्याम नारायण पांडेय ने लिखी है, जिन्होंने वीर रस की कविताएं लिखी हैं, जिनमें से एक उनकी प्रसिद्ध कविता है हल्दी घाटी, और उसी में से एक छोटा सा अंश यहाँ लिया गया है जिसमें महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़े चेतक की वीरता का वर्णन किया गया है। तो आइए हम आगे पढ़ते हैं। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। यहाँ पर रण का अभिप्राय है युद्ध भूमि। चौकड़ी का अर्थ होता है पैरों को मोड़कर, चार पैर जिसके होते हैं वही शब्द चौकड़ी से रिलेटेड होता है, जहाँ पैरों को मोड़कर और छलांग लगाई जाती है। तो यहाँ पर शब्द कहा गया है रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। निराला मतलब सबसे अलग हटकर बन गया था, मतलब युद्ध भूमि में चौकड़ी भर भर कर अपने पैरों को मोड़कर जो छलांग लगाकर चेतक बन गया निराला था। चेतक बहुत ही अद्वितीय और अलग बन गया था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। राणा प्रताप के घोड़े से ऐसा लगता था, ऐसा प्रतीत होता था मानो राणा प्रताप के घोड़े चेतक से पड़ गया हवा का पाला था। यहाँ पाला पड़ने का अर्थ होता है किसी चीज़ से प्रतियोगिता रखना। तो ऐसा प्रतीत होता है कि चेतक जिस तरह से चौकड़ी भरकर अपने पैरों को मोड़कर जिस तरह से युद्ध भूमि में छलांग लगा रहा था, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे राणा प्रताप के घोड़े चेतक से तो हवा की प्रतियोगिता हो गई थी और हवा से भी तेज भाग रहा था। गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। यहाँ पर कवि कहते हैं कि गिरता न कभी चेतक तन पर, मतलब चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था। कोड़ा जो किसी जानवर को मारा जाता है, जब कोड़ा लगाया जाता है तो जानवर और तेज गति से दौड़ता है। तो चेतक के तन पर, तन मतलब शरीर पर, चेतक के तन पर कभी भी राणा प्रताप का कोई कोड़ा गिरता नहीं था, कभी भी कोई कोड़ा पड़ता नहीं था। वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर, अरि का अर्थ होता है शत्रु, मस्तक मतलब उसके सिर के ऊपर। वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर, वह शत्रु के, दुश्मन के सिर के ऊपर से या आसमान पर घोड़ा था। दुश्मन के सिर के ऊपर से दौड़ रहा था या आसमान पर दौड़ रहा था। वो इतनी तीव्रता से और इतनी तीव्र गति से दौड़ रहा था कि यह लग ही नहीं रहा था कि उसके तन पर एक भी कोड़ा नहीं पड़ा। उसके बावजूद वह दुश्मनों के सिर के ऊपर से इतनी तेजी से दौड़ रहा था जैसे मानो कि वह आसमान में दौड़ रहा हो। आगे वह कहते हैं, जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। तनिक का मतलब होता है क्षण भर भी। जो तनिक हवा से बाग हिली, बाग मतलब उसकी लगाम हिली, मतलब हवा से थोड़ी सी भी, तनिक मतलब थोड़ी सी भी, अगर हवा से थोड़ी सी भी उसकी लगाम हिलती हो, लगाम होती है जो किसी भी जानवर को बांधी जाती है, कसकर लगाई जाती है ताकि उसको खींचने पर वह मालिक के इच्छा अनुसार दौड़े। जितने लगाम कसी जाती है वह उस हिसाब से दौड़ता है। तो यहाँ पर वह कहते हैं कि जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, अगर जरा सी भी बाग, उसकी लगाम हवा से भी हिल जाती थी तो वह अपने सवारी जो कि महाराणा प्रताप थे उसको लेकर ऐसे उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। पुतली यहाँ पर जो आंखों के बीच का हिस्सा होता है उसको कहा गया है कि राणा प्रताप अपने दुश्मन को जैसे ही एक दुश्मन पे वार करके दूसरे की तरफ देखते थे, उस बीच ही चेतक को इतना एहसास हो जाता था कि अब मुझे दूसरी तरफ मुड़ना है। तो यहाँ इस कविता का सारांश दिया है और इन शब्दों का सारांश यह है कि उसकी लगाम को थोड़ा सा भी अगर हवा से भी हिल जाती थी तो उसको यह समझ आ जाता था कि मुझे अब आगे दौड़ना है। और जैसे ही राणा प्रताप जी की पुतली दूसरे को देखती, राणा प्रताप की आंखें दूसरे दुश्मन को देखती, इतनी देर में वह तुरंत मुड़ जाता था। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ कर वालों में। यहाँ पर कौशल दिखलाया चालों में, मतलब कौशल मतलब उसकी कुशलता, दिखलाया चालों में मतलब उसका जो चाल, उसकी जो अगला स्टेप हुआ करता था, चाल से यहाँ मतलब है अगला स्टेप लेना।
कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में। भाला जो शब्द है, भाले होते हैं जो हमारे युद्ध भूमि में जो भी वेपन्स यूज़ किए जाते हैं, जो भी शस्त्र यूज़ किए जाते हैं, उनमें से एक शस्त्र होता है भाला। तो पहले जो उस समय जो शस्त्र यूज़ किए जाते थे वो ज़्यादातर तलवार, भाले, ढाल यही सब होते थे। उनमें से एक शस्त्र होता है भाला। तो वह यहाँ कवि कहते हैं कि कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में। उसकी अगले हर स्टेप में इतना वह कुशल था कि भयानक भालों की बौछार हो रही थी, भयानक भालों से वार किया जा रहा था चारों तरफ से, और उनके बीच में भी वह उड़कर ऐसे निकल गया मानो हवा में से निकल गया हो। निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़कर वालों में। यहाँ निर्भीक मतलब निडर, जिसको कोई डर ना हो। ढालों का मतलब यहाँ पर है वही एक वेपन जो मैंने अभी आपको बताया, जो ढाल होती है, ढाल से बचाव किया जाता है। वह सर्कुल नुमा एक शस्त्र होता है, एक वेपन होता है जिससे हम सामने वाले के वार को रोक सकते हैं। तो वह निडर होकर बिना किसी डर के ढालों में से निकलता हुआ सरपट दौड़ कर वालों में, करवाल मतलब तलवारें, वो सरपट दौड़ता हुआ, सरपट मतलब बहुत तेजी से बिना रुके दौड़ना, दौड़ता हुआ वह निकल जाता है। मतलब यहाँ इन पंक्तियों का अर्थ है कि कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में। वह अपनी चालों से इतना अच्छा कौशल दिखाता है कि जैसे चारों तरफ से आने वाले भालों के वारों से भी बचता हुआ उड़कर निकल जाता है। निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़कर वालों में। वह निर्भीक मतलब निडर होकर दौड़ता हुआ ढालों के बीच से, तलवारों के बीच से सरपट दौड़कर निकल जाता है। अगली पंक्तियों में कवि कहते हैं, है यहीं रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा अब है वहाँ नहीं, थी जगह न कोई जहाँ नहीं, किस अरि मस्तक पर कहाँ नहीं। मतलब कि है यहीं रहा, अभी तो वह यहीं था, अब यहाँ नहीं, लेकिन अब वह यहाँ नहीं है। वह वहीं रहा अब वहाँ नहीं, और वहाँ था तो अब वह वहाँ भी नहीं दिखाई दे रहा है। थी जगह न कोई जहाँ नहीं, किस अरि मस्तक पर कहाँ नहीं। मतलब ऐसी कोई जगह नहीं थी कि वह कहीं अचानक दिखाई देता था और अचानक से गायब हो जाता था। तो ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ पर वह पूरी तरह से दिखाई दे रहा हो। किस अरि मस्तक पर कहाँ नहीं, और न जाने किस शत्रु के, अरि मतलब शत्रु, मस्तक मतलब सिर पर, कौन से शत्रु के सिर पर वह कहाँ से जा रहा था, किसी को नजर ही नहीं आ रहा था। वह इतनी तीव्र गति से चलता और दौड़ता जा रहा था। आगे कवि कहते हैं, बढ़ते न दिशा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया, विकराल वज्रमय बादल सा अरि की सेना पर गहर गया। यहाँ पर बढ़ते नद सा, नद मतलब नदी है, बढ़ती हुई नदी की तरह वह लहर गया, मतलब उसकी लहरों की तरह वह बढ़ता चला गया। वह गया गया फिर ठहर गया, और चलता चलता वह कब ठहर गया। विकराल वज्रमय बादल सा, विकराल मतलब भयानक, विकराल रूप धारण करना, वज्र मतलब बिजली, वह विकराल बिजली की तरह भयानक रूप धारण करके अरि की सेना पर गहर गया। अरि मतलब शत्रु, शत्रु की सेना पर प्रहार करता गया। मतलब वह कहना चाहते हैं कि वह नदियों की लहरों की भांति बढ़ता गया और फिर कब ठहर गया यह पता भी न चला। विकराल रूप ऐसा धारण किया कि बिजली की तरह चमका, बादलों की तरह गरजा और अरि की सेना पर गहर गया और दुश्मन की सेना पर प्रहार किया। आगे वे कहते हैं, भाला गिरा गिरा निशंग, है टापों से खन गया अंग, वैरित समाज रह गया दंग, घोड़े का देखा ऐसा रंग। भाला गिर गया गिरा निशंग, भाला जो कि एक उनका शस्त्र था। निशंग, निशंग यहाँ कहा गया है तलवार को। है टापों से, है मतलब अश्व, घोड़ा, टापों मतलब जो घोड़े के चलने की आवाज़ होती है उसको। खन गया अंग, खन मतलब कांप गया। वैरी समाज, वैरी यहाँ कहा है दुश्मन को। दंग मतलब हैरान रह जाना। घोड़े का देखा ऐसा रंग। तो यहाँ पर इन सभी शब्दों के साथ हम पढ़ते हैं कि भाला गिर गया गिरा निशंग, कि शत्रु के हाथ से उसकी जो दौड़, उसकी जो चपलता और कुशलता इतनी अच्छी थी चेतक की, कि उसकी जब वो शत्रु के मस्तक पर से बार बार दौड़ रहा था और अपने मालिक को लेकर, अपने स्वामी को लेकर इस तरह से दौड़ रहा था कि इसके स्वामी रणभूमि में शत्रु को मारते हुए जा रहे थे, तो भाला उस शत्रु के हाथ से भाला गिर गया और उसकी तलवार भी गिर गई। है टापों से खन गया अंग, है का मतलब है यहाँ पर घोड़े से। तो घोड़े की टापों से, चेतक की जो चलने की आवाज़ थे उससे शत्रु का अंग अंग जो था वह कांप गया।
वैरी समाज रह गया दंग, और वैरी मतलब दुश्मन समाज, जो दुश्मनों का पाला था, जो दुश्मनों की टुकड़ी थी, वह दंग रह गया। दंग मतलब हैरान रह गया कि घोड़े का देखा ऐसा रंग, कि क्या कोई घोड़ा इतना चतुर, इतना चालाक हो सकता है, इतना स्वामी भक्त हो सकता है कि वो हमें हराने में उसकी एक बहुत बड़ी भूमिका रही हो। तो इस तरह से जो श्याम नारायण पांडेय जी ने इस कविता का वर्णन किया है उसको मैं एक थोड़े से शब्दों में आपको फिर से समझा देती हूँ। वो यहाँ पर कहते हैं कि रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। यहाँ पर जो युद्ध भूमि थी उसके बीच में वह अपनी चौकड़ियाँ भर भर कर जिस तरह से शत्रु के सिर पर से दौड़ रहा था, तो राणा प्रताप के घोड़े से ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि हवा की प्रतियोगिता हो रही हो। और गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। कि राणा प्रताप का एक भी कोड़ा किसी उस चेतक के तन पर एक बार भी नहीं पड़ रहा था, और फिर भी वह शत्रु के मस्तक पर ऐसे दौड़ रहा था जैसे आसमान पर बातें कर रहा हो या आसमान पर दौड़ रहा हो। जो तनिक हवा से बाघ हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। जो जरा सी भी हवा से अगर उसकी बाघ हिल जाती थी, उसकी लगाम हिल जाती थी, तो वह अपने मालिक को, अपने स्वामी को लेकर ऐसे उड़ जाता था। और राणा की पुतली एक शत्रु से दूसरे शत्रु तक जैसे ही पहुंचती थी, उनकी आंखें तुरंत मुड़ती थी। उसके साथ ही जो हमारे ये है घोड़ा था चेतक, वह तुरंत ही मुड़ जाता था। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ कर वालों में। कौशल दिखलाया चालों में मतलब वह इतना चतुर, इतना चालाक था कि उसने अपना कौशल, इतनी अपनी कुशलता को इस ढंग से दिखलाया कि वह भालों के बीच में भी उड़कर चल रहा था, जैसे मानो वह इस कुशलता से चल रहा था जैसे मानो वह उड़कर निकल रहा हो, और निर्भीक, बिल्कुल निडर होकर ढालों के बीच में से, अपने तलवारों के बीच में से अपने आप को और अपने मालिक को निकाल कर ले जा रहा था। है यहीं रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा अब वहाँ नहीं, थी जगह न कोई जहाँ नहीं, किस अरिमस्तक पर कहाँ नहीं। मतलब वह अब यहाँ है, अब कहाँ है, अब कहीं और है, यह नज़र भी नहीं आ रहा था। वह इतनी तेज़ी से दौड़ रहा था कि वह नज़र ही नहीं आ रहा था कि वह किस जगह पर है और अरिमस्तक पर कैसे दौड़ रहा था। शत्रु के सिर से कब दौड़कर और निकल जाता था किसी को पता भी नहीं चलता था। बढ़ते नदसा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया, विकराल वज्रमय बादल सा अरी की सेना पर गहर गया। मतलब वह नदियों की लहरों की भांति इस ढंग से बढ़ता जा रहा था कि जैसे बिजलियां कांप रही हों और बिजली चमक रही और बादल गरज रहे हों, और अरी की सेना, शत्रु की सेना पर इस तरह से वह प्रहार कर रहा था। भाला गिर गया गिरा निशंग, हाय टापों से खन गया अंग, वैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का देखा ऐसा रंग। उसके जो भाला था, भाला इस तरह से गिरा और हाथों से तलवार गिर गई। जब घोड़े के टापों की आवाज़, घोड़े के चलने की आवाज़ आई तो शत्रु का अंग अंग जो था वह कांपने लगा, और शत्रु समाज इस तरह से दंग रह गया कि उन्होंने कभी किसी भी घोड़े का इस तरह का रंग नहीं देखा था। तो इस तरह से अभी हमने जो ये कविता पढ़ी, आगे हम पढ़ते हैं कवि से परिचय। यहाँ जो श्री श्याम नारायण जी पांडेय हैं, इनका जन्म सन 1907 में और मृत्यु 1991 में हुई थी। इन्होंने वीर रस की कविताओं के लिए चर्चित कवि श्याम नारायण पांडेय की सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य कृति हल्दी घाटी का प्रकाशन सन 1939 में हुआ था। अभी आपने जो चेतक की वीरता कविता पढ़ी है वह हल्दी घाटी का ही एक अंश है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम वर्षों में हल्दी घाटी काव्य कृति ने स्वतंत्रता सेनानियों में सांस्कृतिक एकता और उत्साह का संचार कर दिया था। तो यहाँ इस कविता से हमें यह पता लगता है कि श्याम नारायण जी पांडेय ने अपनी प्रसिद्ध लोकप्रिय कविता हल्दी घाटी से इसके कुछ अंश लिए थे, और उसी अंश को अभी हमने पढ़ा है। आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं अपने नए वीडियो में। बाय।